हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं। तो हमारा प्रश्न पत्र है 303 हिंदी के अन्य गद्य रूप, जिसमें हमारी इकाई 3 है जीवनी। तो उसी में हमारी जूठन आत्मकथा लगी हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो उस पर हम आज उसी का हम समग्र अध्ययन व प्रश्न प्रारूप की चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, अगर हम जूठन की बात करें तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है और यह एक दलित आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको PYQ से परिचित कराऊं कि जो हमारा PYQ है पिछले साल का, वह है कि दलित आत्मकथा लेखन के संदर्भ में जूठन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जूठन के संदर्भ में उन्होंने ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, अब यह प्रश्न तो आने से रहा, जाहिर सी बात है। अब हम नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न प्रारूप है उसे आप देखिए कि हम किन किन बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा लेखक का परिचय होगा, लेखक का संक्षिप्त परिचय, फिर लेखक का साहित्य परिचय होगा, फिर हम आएंगे जूठन की विशेषताएं। अब हम आते हैं अपनी कृति जो हमारी लगी हुई है, तो वह जूठन है, तो हम जूठन की विशेषताओं की बात करेंगे। फिर हम जूठन में जो भूमिका है उसकी बात करेंगे। फिर हम जूठन की भूमिका पढ़ने के बाद में फिर हम आएंगे 5 नंबर पॉइंट है हमारा जूठन का आलोचनात्मक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने 4 से 5 बिंदु रखे हुए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। फिर अंत में हम भाषा शैली और अंत में निष्कर्ष, और फिर जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। यानी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी मैंने दी हुई हैं जो जूठन में हमें अगर कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो उसमें वो हमारे लिए मददगार साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इन 8 बिंदुओं की इसमें चर्चा करेंगे और आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको आपको मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए जो पेपर में कोई भी प्रश्न आएगा वो आपके हिसाब से छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के परिचय की बात करते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। यह उत्तर प्रदेश राज्य है, उसका ज़िला है मुजफ्फरनगर, उसी में बरला नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। दोस्तों, जाहिर सी बात है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित समाज से संबंध रखते थे, तो उनका जीवन भी कठिनाइयों से होगा, क्योंकि ये हाशिए के समाज हैं और इनमें इतनी अभी संपन्नता नहीं है। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक, गैर मानसिक कष्ट झेलने पड़े। वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे, वहाँ वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। वे देहरादून स्थित ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत सरकार में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। बाद में सेवानिवृत्त हो गए। सन 2013 में अस्वस्थ हो गए और दिल्ली में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है दोस्तों, ये तो उनके हमने सामान्य जीवन परिचय की बात की। अब हम आते हैं उनके सामान्य जो साहित्य परिचय है उस पर, कि हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने लेखन में जाति अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। वे मानते हैं कि दलित ही जीवन की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, आपने साहित्य में एक प्रश्न जरूर देखा होगा, आपने सुना होगा कि संवेदना और स्ववेदना में क्या अंतर है। यानी अगर किसी वर्ग का अगर कोई दूसरा अन्य लेखक साहित्य लिखता है तो वो लिख सकता है या नहीं लिख सकता, इस पे विद्वानों के या आलोचकों के अलग अलग मत हैं। लेकिन जो वाल्मीकि जी हैं वो मानते हैं कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया है। उनकी भाषा सहज, तथ्यपरक और आवेगमयी है। उसमें व्यंग का गहरा पुट भी दिखता है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि है।
अपनी आत्मकथा जूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सन 1995 में परवेज सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। जूठन में अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक्स पुरस्कार 2014 में प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखें उनकी रचनाएं। अगर हम उनकी रचनाओं की बात करें तो उसमें है कि सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, यह उनके कविता संग्रह हैं। कविता संग्रह कौन कौन से हैं? तो सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका। फिर नेक्स्ट है उनकी कहानी, तो कहानी में है सलाम और घुसपैठ, ये इनके दो कहानी संग्रह हैं। फिर नेक्स्ट है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा जूठन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने उनके जो साहित्य परिचय है, साहित्य से उनका क्या सरोकार रहा, उनकी चर्चा की। अब हम आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन की कुछ विशेषताएं ये हैं। यानी यहाँ हम उनकी विशेषताओं की बात करेंगे, जो जूठन है उसकी विशेषताओं की बात कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, पहला बिंदु है, यह आत्मकथा दलित जाति में अनेक लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन करती है। दोस्तों, ये बिंदु आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे यही बिंदु आपको प्रश्न बनाने में सहायक होंगे। तो वही बिंदु है कि यह आत्मकथा दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन करती है। यह किताब भारतीय जाति प्रथा, सवर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे सवालों को उठाती है। इसमें दुख, दर्द, पीड़ा और करह का एक संसार पसरा हुआ है। इसमें एक तरफ यातनादायक चीखें हैं तो दूसरी तरफ इनसे होड़ लेने की चेतना और अद्भुत साहस भी व्याप्त है। यह किताब केवल एक व्यक्ति विशेष की आत्मकथा होने के साथ साथ उस समुदाय की त्रासद कथा भी बताती है जिसमें लेखक पैदा हुआ था। यह किताब हिंदी ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय साहित्य की आत्मकथाओं के बीच दहकता दस्तावेज हैं। यह किताब लोकतांत्रिक या जनजाति सोच विचार के काफ़ी करीब है। इसमें मार्क्सवाद के प्रति झुकाव है। इसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक सभी पक्षों का सामंजस्य बैठा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने ये से जो हमारे जूठन से लगी हुई विशेषताएं हैं हमने उनकी चर्चा की। अब हम देखते हैं अपनी जूठन में जो भूमिका लगी हुई है, अब हम उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, बात यह है कि अगर आप भूमिका पढ़ते हैं किसी पुस्तक की, तो भूमिका से ही आपको स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तक में आगे लेखक ने किस बात की चर्चा की है, उन्होंने किन सवालों को उठाया है, वह किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेगा। तो यह सभी भूमिका में आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भूमिका देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अद्भुत दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके, एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली हैं जो बेहद क्रूर और अमानवीय है, दलितों के प्रति असंवेदनशील भी। अपनी व्यथा कथा को शब्दबद्ध करने का विचार काफ़ी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। कितनी ही बार लिखना शुरू किया और हर बार लिखे गए पन्ने फाड़ दिए। कहाँ से शुरू करूं और कैसे, यही दुविधा थी। कुछ मित्रों की राय थी, आत्मकथा के बजाय उपन्यास लिखो। यानी जब वह जो जूठन आत्मकथा है जब वो लिख रहे थे, यानी जब उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो अगर आप किसी भी चीज़ की रचना करोगे तो आप पहले पहले उसमें इतना नहीं सोच पाते हो कि शुरुआत कहाँ से की जाए। यह द्वंद्व हमेशा बना ही रहता है, इस बिंदु को पहले उठाया जाए या इस बिंदु को उठाया जाए। यानी किसी काम को करने से पहले यही लगता है। लेकिन जब कोई रचनाकार रचना करने लगता है तो स्वयं उसके बिंदु अपने आप सेट होते चलते हैं। अचानक दिसंबर 1993 में राजकिशोर जी का पत्र आया। दोस्तों, उन्होंने राजकिशोर जी की चर्चा की है, यह उनके मित्र हैं। वे आज के प्रश्न श्रृंखला में हरिजन से दलित पुस्तक की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे उस पुस्तक के लिए 10-11 पृष्ठों में अपने अनुभव आत्मकथात्मक शैली में लिखूं। उनका आग्रह था अनुभव सच्चे एवं प्रमाणिक हों। पात्रों के नाम चाहें तो बदल भी सकते हैं। राजकिशोर जी के इस पत्र ने मेरे मन में बेचैनी पैदा कर दी। यानी उनके मित्र हैं राजकिशोर, वो एक जगह कहीं काम कर रहे थे तो वह एक लेख लिख रहे थे हरिजन से दलित। तो उनको एक शीर्षक चाहिए था जिसमें 10-11 पृष्ठ का उनका शीर्षक था। वो चाहते थे कि उसमें वो अपनी एक आत्मकथात्मक शैली में एक अपना शीर्षक लिख के भेजें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही उन्होंने ये पत्र पढ़ा तो वो परेशान, उन्हें बेचैनी हुई।
कुछ दिन दुविधा में निकल गए, एक पंक्ति तक नहीं लिख पाया। इसी बीच राजकिशोर जी का दूसरा पत्र आ गया था अल्टीमेटम के साथ, जनवरी 1994 के अंत तक सामग्री भेजो, पुस्तक प्रेस में जाने के लिए तैयार है। पता नहीं राजकिशोर जी के उस पत्र में ऐसा क्या था, मैंने उसी रात अपने शुरुआती दिनों के कुछ पृष्ठ लिख डाले और अगले ही दिन राजकिशोर जी को भेज दिए। सप्ताह भर उत्तर की प्रतीक्षा की, फोन पर बात हुई, उस सामग्री को वे छाप रहे थे। हरिजन से दलित पुस्तक में पहला ही शीर्षक था, एक दलित की आत्मकथा। पुस्तक छपते ही पाठकों के पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक से पाठकीय प्रतिक्रियाएं मिली थीं। दलित वर्ग के पाठकों को उन पृष्ठों में अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी। सभी का आग्रह था मैं अपने अनुभव को विस्तार से लिखूं। यानी जब उन्होंने अपना एक शीर्षक दिया, एक दलित की आत्मकथा नाम से, तो जब वह लोगों ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद जब उसकी प्रतिक्रिया आई, लोगों ने सुझाव दिए, तो उन्हें बहुत सही लगा। यानी उन्होंने अपने पाठकों को उनका जो लिखा हुआ था वो पसंद आया। तो फिर पाठकों ने उनसे उम्मीद की और उनके साथी उन्होंने भी उन्हें उकसाया कि आप और कुछ भी लिखें, अब और उसे विस्तार से लिखें। इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखदायी है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है। कई मित्र हैरान थे, अभी से आत्मकथा लिख रहे हो। उनसे मेरा निवेदन है, उपलब्धियों की तराजू पर यदि मेरी इस व्यथा कथा को रखकर तौलोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक मित्र की यह भी सलाह थी कि मैं आत्मकथा लिखकर अपने अनुभव का मूलधन खा रहा हूँ। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो आत्मकथा है वो सामान्यतः किसी भी साहित्य में देखिए तो वो जीवन के अंत में लिखी जाती है। यानी कोई भी रचनाकार किसी भी आत्मकथा को आप देखिए, तो अगर आप रचनाकार के जीवन की बात करेंगे तो उसने आत्मकथा हमेशा अंत में ही लिखी होगी। लेकिन इनकी आत्मकथा पहले ही लिखी जा रही थी, तो कई लोगों ने सुझाव दिए कि आप अभी से अपनी आत्मकथा क्यों लिख रहे हो। कुछ का यह भी कहना था कि खुद को नंगा करके आप अपने समाज की हीनता को ही बढ़ाएंगे। एक बेहद आत्मीय मित्र को भय सता रहा है। उन्होंने लिखा, आत्मकथा लिखकर आप अपनी प्रतिष्ठा ही न खो दें। जो सच है उसे सबके सामने रख देने में संकोच क्यों। जो यह कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यानी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का भाव, उनसे मेरा निवेदन है, इस पीड़ा के दंश को वही जानता है जिसे सहना पड़ा हो। अगर दोस्तों आपने जूठन पढ़ी हो तो आपने जूठन में देखा होगा कि लेखक के साथ कितना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी लेखक ने कितनी परेशानियां झेली हैं, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। तो वो जो मित्र उसे उनसे सुझाव दे रहे थे कि आप ऐसा मत करो, आपको बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत सी तकलीफ होंगी, उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में लेखक उसको लिखता ही है। इस प्रक्रिया में ऐसा बहुत कुछ है जो लिखा नहीं गया, मैं लिख नहीं पाया, मेरी सामर्थ्य से बाहर था, इसे आप मेरी कमजोरी मान सकते हैं। यानी लेखक पहले ही बता रहा है कि मैंने इसमें कुछ कुछ ऐसा था जो मैं लिख ही नहीं सका, क्योंकि वो मैं लिख ही नहीं पाया। इस पुस्तक का शीर्षक चयन करने में श्रद्धेय राजेंद्र यादव जी ने बहुत मदद की। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर पांडुलिपि को पढ़ा, सुझाव दिए। जूठन शीर्षक भी उन्होंने ही सुझाया। उनका आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता होगी, उनके सुझाव और मार्गदर्शन मेरे लिए महत्व रखते हैं। यानी दोस्तों इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जूठन आत्मकथा है इसको वो क्या कहते हैं, जूठन जो आत्मकथा है उसको अगर उन्होंने सुझाव दिए तो वो राजेंद्र यादव जी ने दिए, और जो नामकरण है जूठन वो भी राजेंद्र यादव जी द्वारा ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों। कंबल भारती और डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन ने इस दौरान मासिक संबल दिया। और अंत में अशोक माहेश्वरी जी, जिनके बगैर यह पुस्तक शायद पूरी न हो पाती, इसे छापने में उन्होंने जो रुचि दिखाई उससे मेरी बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी भूमिका समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं जूठन का आलोचनात्मक अध्ययन की। तो यहाँ तक आपने भूमिका पढ़ी, तो भूमिका में आपने देखा कि लेखक ने सभी बातों की चर्चा की है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि जूठन में ऐसा क्या है। अगर आपने पढ़ी है तो आपको तो पता ही होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वह भी कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि जूठन में लेखक ने क्या कुछ कहा होगा, किन किन बातों का जिक्र किया होगा, तो वो आप सोच सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो दोस्तों, अगर कोई कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उसे कैसे लिखना है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है इसमें प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना की बात करें तो साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य शब्द, अर्थ और भावनाओं की वह त्रिवेणी है जो जनहित की धारा के साथ उच्च आदर्शों की दिशा में प्रवाहित है। साहित्य भाव व विचार की अभिव्यक्ति का साधन मात्र ही नहीं है, बल्कि वह रचयिता की समग्र जीवन दृष्टि का प्रतिफलन है। समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। भारतीय साहित्य पिछले कुछ दशकों में बहुत बदल गया है, क्योंकि साहित्य जिस समाज पर लिखा जाता है उस समाज में भी बहुत बदलाव हुआ है। इस बदलाव को दलित साहित्य आंदोलन में देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रस्तावना हुई। अब हम आते हैं आगे, दलित साहित्य। अब हम दलित साहित्य की चर्चा करेंगे साथ में। तो दलित साहित्य के प्रवर्तक डॉक्टर बानखेड़े को माना जाता है। यानी जो दलित साहित्य के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं, तो वो डॉक्टर बानखेड़े को माना जाता है। दलित साहित्य वह साहित्य है जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए, उत्पीड़ित, अपमानित और शोषित जनों की पीड़ा को व्यक्त करता है। दलित साहित्य दलितों की पीड़ा, वेदना, उत्पीड़न और संस्कृति का विरोध करता है। यह साहित्य दलितों के दुख और दर्द का करुण दस्तावेज होता है। दलित साहित्य का दायरा बहुत विस्तृत है, उसमें किसी सीमा में बांधा नहीं जाता। दलित साहित्य का प्रारंभ मुख्य रूप से मराठी साहित्य में हुआ। महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले आदि से इसका विकास हुआ, किंतु धीरे धीरे इसने भारत की तमाम भाषाओं में अपना स्थान बनाते हुए भारतीय दलित साहित्य रूपी विशाल आकार ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, अगर हम दलित साहित्य की बात करें तो दलित साहित्य सबसे पहले महाराष्ट्र से आरंभ होता है और सबसे पहली अनुगोज ये ज्योतिबा फुले हैं, उनके साहित्य में देखने को मिलती है। आगे देखें, हिंदी उपन्यास साहित्य में दलितों के जीवन विषयक कई उपन्यासों की रचना हुई, जैसे एक चिथड़ा इतिहास, बंजर धरती, ग्राम सेवक, ग्राम देवता, गोदान, बहुत नाच्यो गोपाल आदि। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में अछूत समस्या को विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। यानी दोस्तों, ये सभी जो उपन्यास दिए गए हैं, इन उपन्यासों में आपको दलित जीवन की पीड़ा देखने को मिलेगी। इसमें इन उपन्यासों में समग्र रूप से दलित जीवन का ही वो विस्तार किया गया है। लेकिन जो हमारा गोदान है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में अछूत समस्या को विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। वर्तमान दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक हैं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुसार दलितों द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है, क्योंकि दलित ही दलित की पीड़ा को अच्छे ढंग से समझ सकता है। दलित साहित्य की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, दलित साहित्य सिर्फ एक दलित, अछूत या शूद्र का साहित्य नहीं, दलित साहित्य का अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ है। अगर दोस्तों आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है कि दलित साहित्य है। दलित साहित्य को उन्होंने किस रूप में देखा, तो दलित साहित्य सिर्फ एक दलित, अछूत या शूद्र का साहित्य नहीं है, दलित साहित्य का अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ है। दलित शब्द के भीतर छिपा गूढ़ अर्थ जिस भाव की व्याख्या करता है वह एक पहचान है उन लोगों की जो सदियों से दबे, कुचले, प्रताड़ित व उपेक्षित लोग हैं, जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता, दृढ़ता और मौलिकता सिद्ध की है। इस दिशा के निर्माण में अपना जीवन स्वाहा किया है, किंतु सत्ता और उसके इर्द गिर्द बिखरे स्वार्थी तत्वों ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। देखा जाता है कि हमारे समाज के सवर्ण मानसिकता के लोग दलित और नारी के अपने पैरों की जूती समझते हैं, किंतु आज के संदर्भ में यह मानना एक भ्रम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित अपनी आत्मकथा जूठन में वंचित वर्ग की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा जूठन में दलित जीवन की पीड़ा, तिरस्कार, शोषण, उत्पीड़न आदि का वर्णन किया है। समकालीन दलित साहित्यकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि का अलग स्थान है। वाल्मीकि जी समकालीन दलित साहित्यकारों की परंपरा को सशक्त रूप देने में सफल हुए हैं।
यहाँ तक दोस्तों हमने दूसरे बिंदु में दलित साहित्य की चर्चा की कि दलित साहित्य में जूठन है वो किस प्रकार महत्व अपना रखती है, उसकी हमने चर्चा की। अब हम आते हैं कि जो जूठन है उसका प्रतिपाद्य क्या है, उसमें किन किन बातों को उठाया गया है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए रचना के प्रतिपाद्य में कि यह रचना जातिगत मान अपमान के प्रश्नों पर विचार करती हुई व्यक्ति की योग्यता के अवमूल्यन को अंकित करती है। यानी सबसे पहला इसका जो मेन बात है वो क्या है कि यह रचना जातिगत मान अपमान के प्रश्नों पर विचार करती हुई व्यक्ति की योग्यता के अवमूल्यन को अंकित करती है। भारतीय समाज जहाँ अनेकता में एकता का दावा करता है, वहाँ एकता के भीतर ऐसी घुटन भरी अनेकता विद्यमान है जिसमें सदियों से एक वर्ग श्वास लेने में भी तकलीफ का अनुभव करता रहा है। मानवता का दावा करने वाले देश में मानव मानव के मध्य का यह अंतर अत्यंत बीभत्स और घृणित रूप में विद्यमान है। इस रचना में रचनाकार ने व्यक्तिगत अनुभवों के अनेक उदाहरणों के माध्यम से सामूहिक पीड़ा का अंकन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यह रचना का प्रतिपाद्य है, उसके बारे में बताया। आगे देखिए, यह रचना सभ्य कहे जाने वाले समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और सभ्य होने के समस्त दावों को खोखला साबित करती है। जूठन मात्र एक रचना या आत्मकथा नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता की कलाई खोलती अनेक घटनाओं का संग्रह है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, वर्गीय स्तर पर होने वाले संघर्ष की झलक मिलती है। यानी जूठन में आपको एक बात नहीं मिलेगी, आपको समाज में जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं उसी बात को उन्होंने लिखा है। एक और निम्न वर्गीय समाज में शोषण को सहज मानकर स्वीकार करने की प्रवृत्ति मिलती है, जहाँ शोषण को उचित मान लिया गया है, वहीं दूसरी ओर इसी वर्ग के एक छोटे से हिस्से में चेतना की जो जागृति हो रही है वह भी तथाकथित उच्च वर्ग को स्वीकार नहीं है। इस रचना में 3 घटनाओं के माध्यम से ब्राह्मणवादी मानसिकता के प्रति विरोध को समझा जा सकता है। यानी अगर आप जूठन के समग्र में से अगर आप 3 घटनाओं को चुनते हैं तो वो घटनाएं क्या हैं जिनके माध्यम से जो ब्राह्मणवादी सोच है उसको आप समझ सकते हैं। पहली है सलाम के लिए विवाह के पश्चात प्रत्येक घर के आगे जाने की प्रथा। यानी जो सलाम प्रथा है वह उन्होंने मुख्य रूप से इसमें इसका उद्घाटन किया है, इसको विस्तार से बताया है। फिर है जूठन उठाने की घटना, जिसके माध्यम से जो जूठन का शीर्षक ही बना है। फिर है एक ब्राह्मण युवा लड़की व दलित युवक के प्रेम मध्य पनपते जातिगत विद्वेष की घटना। ठीक है दोस्तों, ये 3 घटनाओं को इसमें लिया गया है। पहले मैं आपको सिलसिले से ये तीनों घटनाओं को बता दूं कि जो सलाम प्रथा है ये दोस्तों क्या है। तो अगर इसको आप समझने के लिए तो ऐसे देखिए कि अगर कोई दलित समाज में अगर कोई शादी होती है, अगर किसी लड़की की शादी होती है तो जब वो उसकी शादी होती है तो सुबह सुबह उस लड़की को और जो दूल्हा होता है उसको पूरे गांव में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ जाना होता है और उनके घर घर जा कर के उनसे कुछ भेंट लेनी होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह इसे घृणा से देखते हैं इन लोगों को, और कुछ जो उनकी अनावश्यक वस्तुएं हैं उन वो इन्हें दे देते हैं। तो इस प्रथा का लेखक विरोध करता है और ऐसी प्रथा को बंद करने के लिए कहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही सलाम प्रथा। अब है दूसरा नंबर जूठन उठाने की घटना। जूठन उठाने उठाने की घटना ये है दोस्तों कि एक बार लेखक और उसकी माँ किसी चौधरी के यहाँ किसी उच्च वर्ग के यहाँ पर शादी होती है। तो वहाँ पर शादी में जूठन जो बच जाती है, अगर कोई दावत होती है तो उसमें लोग खाकर उठ जाते हैं, तो जो पत्तलों पर जो छूट जाता है उसी को जूठन कहते हैं। तो फिर जो दलित समाज है तो वो लोग जाते हैं और उसी को उठाकर लेके आते हैं और उसी को वो खाते हैं। तो इसी बात की वो इसी का वो विरोध करते हैं और इस एक घटना का जिक्र किया है कि लेखक और उसकी माँ उसके साथ गए हैं। तो लेखक की माँ ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ ने अपने बच्चों के लिए सिर्फ उस व्यक्ति से कहा था कि थोड़ा एक साफ प्लेट में, मतलब एक प्लेट सही भोजन भी दे दीजिए। तो चौधरी इस बात पर उन्हें फटकार देता है और उसे देने से मना कर देता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरी घटना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जब महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लड़की से परिचय होता है, तो उसके घर वालों से भी परिचय होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग भूल से जो वाल्मीकि वो सरनेम लगाते थे, तो वाल्मीकि सरनेम लगाने से
वो क्या करते हैं कि इन्हें ब्राह्मण समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वो ब्राह्मण परिवार था, मराठी ब्राह्मण परिवार था, तो वो इसे ब्राह्मण समझ लेते हैं। लेकिन बाद में जब वो लड़की से बातचीत होती है तो ये बात खुलती है कि नहीं, ये कहते हैं कि मैं तो दलित समाज से हूँ, तो वो लड़की इनसे प्रेम नहीं करती, बल्कि और उसके घर वाले भी उससे मना कर देते हैं और अंत में वो नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 घटना का जिक्र किया गया है। अब आगे देखिए कि दलित समाज की निगाह में संपूर्ण भारतीय समाज दोषी है। कहीं न कहीं संपूर्ण व्यवस्था में फैले संस्कारों ने शिक्षित अशिक्षित सभी को वर्गीय दृष्टि प्रदान की है। अर्थ जगत का अंतर हमें इतना छिन्न भिन्न नहीं करता जितना जातिगत अंतर। सलाम की प्रथा जातिगत हीनता बोध को भीतर तक रूप देने की प्रथा है। विवाह के पश्चात दूल्हा दुल्हन को सभी बड़े घरों में, यानी दोस्तों जो मैंने सलाम प्रथा बताई थी उसी का जिक्र है कि उसमें क्या होता है कि विवाह के पश्चात दूल्हा दुल्हन को सभी बड़े घरों में सामान मांगने के लिए जाना होता था। निम्न जातियों में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रथा के पास में रचनाकार के ही शब्दों में जाति अहम की पराकाष्ठा दिखलाई देती है। शिक्षा प्राप्त करने के समय ही उन्होंने इस प्रथा का विरोध करना आरंभ कर दिया था। दूसरी घटना क्या है दोस्तों, तो दूसरी घटना देखिए। दूसरी घटना जूठन एकत्र करने की है। रचनाकार की माँ तगांव के घर से जूठन एकत्र करने जाती थी। एक बार जूठी पत्तलों को एकत्र करते हुए रचनाकार की माँ ने अपने बच्चों के लिए एक पत्तल साफ भोजन की मांग कर ली। ऐसे में चौधरी के कहे शब्द, अपनी औकात में रहे चूहड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन, यानी लेखक की माँ ने चौधरी से बोला कि एक पत्तल आप साफ भोजन हमें दे दीजिए। इस पर जो चौधरी होता है वो क्या कहता है कि अपनी औकात में रह चूहड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। रचनाकार की माँ की आंखों में बेबसी बनकर उतर गए, पर उसके बाद कभी उसने जूठन एकत्र नहीं की। तीसरी घटना देखिए। तीसरी घटना एक ब्राह्मण परिवार द्वारा वाल्मीकि उपनाम से रचनाकार को ब्राह्मण समझकर अपनाने की है। यहाँ रचनाकार ने प्रेम जैसी आंतरिक अनुभूति को भी बौद्धिकता विचारात्मकता से परखा है। शायद इसकी पृष्ठभूमि में वे सारी कटु अनुभूतियाँ विद्यमान रही होंगी, जहाँ ऊंची जातियों से सिर्फ और सिर्फ अपमान ही उन्हें मिलता रहा। इसीलिए रचनाकार सविता को न सिर्फ अपनी जाति के बारे में स्पष्ट सूचना देता है, बल्कि उसी क्षण उसे छोड़कर भी चल देता है, क्योंकि वह जानता है कि पढ़ लिख कर जात नहीं सुधरती, जात सुधरती है जन्म से। यानी दोस्तों एक बात उन्होंने इसमें देखी है और इस बात को उन्होंने बहुत शिद्दत से उठाया है कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है वह भी अभी इसी मानसिकता से ग्रसित है। क्योंकि जो सविता है वो लड़की पढ़ी हुई है, जो दोनों वो मिलते हैं, लेकिन जब उनसे बात होता है तो वह उन्हें अपमान की दृष्टि से देखती है। तो लेखक उससे कुछ नहीं कहता और उसके साथ से उठकर चल देता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लेखक ने कहा है कि वह जानता है पढ़ लिख कर जात नहीं सुधरती, जात सुधरती है जन्म से। यह तीनों घटनाएं रचना के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कर देती हैं। रचना वर्णवादी मानसिकता का स्वर्णवादी मानसिकता का प्रतिरोध करती है, संघर्ष करती है और दलित जीवन की व्यथा कथा के भीतर छिपे आक्रोश को आकार देती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आप प्रश्न आए कि इसके प्रतिपाद्य की बात कीजिए तो आप इसके प्रश्न को लिख सकते हैं और अंत में निष्कर्ष और भाषा शैली लगाकर इसका प्रतिपाद्य बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर प्रश्न आता है कि जूठन की सामाजिक आर्थिक समस्याओं और सांस्कृतिक का चित्रण कीजिए, तो उसमें हम देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन में सामाजिक आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में दलित जीवन के यथार्थ संगठन का चित्रण किया गया है। यानी जूठन में आपको सब दिखेगा, सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ सभी प्रकार की दिखेंगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने व्यंग का भी सहारा लेकर समाज में स्थित बुराइयों, ऋतुओं, आडंबर और विसंगतियों का पर्दाफाश किया। जूठन में दलित जीवन, उनके पेशे, वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, अंधविश्वास, रीति रिवाज, परिवार और ऊंच नीच की अमानवीय संस्कृति, दलित संस्कृति, आक्रोश और विद्रोह आदि का विश्लेषण है। जूठन दलित जीवन और उनकी पीड़ा का ऐतिहासिक दस्तावेज है। जूठन जातिगत मान अपमान के प्रश्नों पर विचार करती हुई जाति की योग्यता के अवमूल्यन को अंकित करती है। अगर दोस्तों आप जूठन आपने पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जूठन में यह सवाल उन्होंने बार बार उठाया है कि जो जातिगत अपमान है वह हमें क्यों मिले, लेकिन जो व्यक्ति की योग्यता है आप उससे व्यक्ति को आंकिए ना, उसमें जाति क्या है। ठीक है दोस्तों,
भारतीय समाज में जहाँ अनेकता में एकता का दावा करता है, वहाँ एकता के भीतर ऐसी घुटन भरी अनेकता विद्यमान है जिसमें सदियों से एक वर्ग को श्वास लेने में भी तकलीफ का अनुभव होता था। जूठन में लेखक ने व्यक्तिगत अनुभवों के अनेक उदाहरण माध्यम से सामूहिक पीड़ा का अंकन किया है। जीवन की सुख सुविधा और तमाम नागरिक सहूलियतों से वंचित दलित जीवन की त्रासदी उनके जातिगत वजूद से लेकर घर परिवार बस्ती और पूरी सामाजिक व्यवस्था तक फैली हुई है। दलितों के जीवन यथार्थ को लेखक ने इन पंक्तियों में देखा जा सकता है कि जोहड़ी के किनारे पर चूहड़ों के मकान थे। दोस्तों, जूठन में जब उन्होंने जो परिवेश है उसको कैसे दिखाया है, तो उन पंक्तियों पर आप दृष्टि देखना कि जो दलित समाज है उसका जीवन कितना वो है, कितनी मुसीबत से वो अपना गुजारा करते हैं और उनके सामने क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। इन लाइनों के माध्यम से आप देखिए कि जोहड़ी के किनारे पर चूहड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बूढ़ी बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवी दुल्हनें भी इसी डब्बा वाली के किनारे खुले में टट्टी फारंगत के लिए बैठ जाती थीं। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघट काढ़े दुसाले ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निवृत्ति पाती थीं। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डब्बे वाली के किनारे गोपनीय जिस्म उघाड़ कर बैठ जाती थीं। इसी जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध के मिनट भर में श्वास घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यही था यह वातावरण जिसमें बचपन बीता। यानी दोस्तों, वहाँ उन्होंने अपने जो घर परिवार है और जो उनके समाज के जो लोग रहते हैं उस वातावरण को उन्होंने दिखाया है और साथ ही बताया कि मेरा भी बचपन इसी में बीता है। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, वो ये बात देखना, ये बात उन्होंने कितनी बड़ी कही है कि जो लोग जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को सही मानते हैं, उन लोगों से वो प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि अगर आप वर्ण व्यवस्था को इतना ही अच्छा मान रहे हो, अगर मानव मानव एक है, मानव में भेद क्या, अगर आपको वर्ण व्यवस्था इतनी ही सही लग रही है तो 2-4 दिन आप इस व्यवस्था में रह के देखिए, जो हमारी परिस्थिति हैं उनमें आप रहकर देखिए, तब आपको पता चलेगा, तो आपकी राय अवश्य ही बदल जाएगी। आत्मकथा की इन पंक्तियों, प्रारंभिक पंक्तियों से ही इसकी कथा और कथ्य की मार्मिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह आत्मकथा सभ्य कहे जाने वाले समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाती है तथा सभ्य होने के समस्त दावों को खोखला साबित करती है। जूठन आत्मकथा वातावरण और परिवेश की समानता की मांग करती है, अमानवीयता के प्रति विरोध को दर्शाती है। यद्यपि इस रचना में आक्रोश के स्वर हर जगह मिलते हैं, पर यह भी सत्य है कि बार बार किया गया अमानवीय व्यवहार आक्रोश को जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, देखो ये लाइन आप एक बार ध्यान रखना कि इस रचना में आक्रोश के स्वर जगह जगह मिलते हैं, पर यह भी सत्य है कि बार बार किया गया अमानवीय व्यवहार आक्रोश को जन्म देता है। जूठन के आर्थिक चित्रण के अंतर्गत दलितों को मनुष्य न बनने देने की उस स्वर्णव्यूह रचना का प्रभावी चित्रण हुआ है। जूठन में दलितों को किस प्रकार बेघर करनी पड़ती थी उसे भी लेखक ने बताया है। स्वर्ण जमींदार दलितों की जबरदस्ती से अपने खेत में काम करवाते थे, अगर कोई नहीं करता तो उसे दंड भी दिया जाता था। इस प्रथा ने दलितों के मान सम्मान को कुचल दिया है। ऐसा ही प्रसंग लेखक के जीवन में भी आया। जब लेखक 10वीं कक्षा में होते हैं तब वे अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनके 2 पेपर लिखना भी बाकी होता है। तीसरे पेपर की तैयारी शुरू करते हैं तब गांव का सौड़ जमींदार लेखक के पास आता है और ज़बरदस्ती से बेगार करने ले जाता है, किंतु लेखक आने के लिए तैयार नहीं होते। फिर भी वह क्या कहता है लेखक बताते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जो बेगार है, यानी जो निचला समाज है, जो नीचे के पायदान के जो लोग हैं, उनसे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो अपनी बेगार कराते हैं, उसका भी उन्होंने चित्रण किया है कि ये बेगार प्रथा क्यों प्रचलन में है। अगर आप उनको उचित मजदूरी नहीं दे सकते तो उनसे काम भी मत कराइए, सीधी सी बात है। देखिए, लेखक ने जो अपने साथ घटना घटित हुई उसको
कि रात को पढ़ लियो अब मेरे साथ चल ईख बोना। यानी जो जमींदार आता है वो उससे कहता है, लेखक से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से कहता है कि रात को पढ़ लियो अब मेरे साथ चल ईख बोना है। फौजी ने आदेश दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे पढ़ना है, कल मेरा पेपर है, लेकिन वह नहीं माना। जबरदस्ती बाँह पकड़कर खींचते हुए खेत पर ले गया, डरा धमकाकर काम पर लगा दिया। गालियों की बौछार में मेरा मस्तिष्क दहकने लगा, मेरे भीतर आग भर गई थी। उस रोज़ त्यागियों के ये जुल्म मेरी स्मृति में बहुत गहरे तक भरे हुए थे, जिनकी तपासे में मैं अनेक बार झुलसा हूँ। इस प्रथा का जन्म सामंती समाज की देन है, जिसे दलितों ने कई पीढ़ियों तक इसे भोगा है। सामंती व्यवस्था में विलासिता की दृष्टि ज़्यादा दिखाई देती है, जिसमें गरीबों को कुचलकर धन इकट्ठा किया। इस बेगारी में दलितों पर शारीरिक अत्याचार भी होने लगते थे। गरीब दलित शोषण के भाग्य का विधान मानकर अपनी असमर्थता और असहाय व्यवस्था हाल का परिणाम मानकर निरंतर इस वक्र में पिसता रहा। सामंती उच्च वर्ग जिन दलितों की हड्डियों से पासे निचोड़ते रहे, फिर भी दलितों ने इतने कष्ट होने के बावजूद अपने बचाकर आपको बचाकर रखा, यही बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जो दलितों के समक्ष या उनके वाल्मीकि जी के समक्ष जो आर्थिक समस्याएं हैं हमने उनकी चर्चा की है। अब आगे देखिए, जीवन में जिन साधनों की अपेक्षा रहती है वे अर्थ अर्थात धन के बिना सुलभ नहीं है। अतः मानव का जीवन ही आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। इसीलिए कहा जाता है कि धनम मूलम एहम जगत, अर्थात धन ही सबका मूल है। लेकिन यह उक्ति दलितों के संदर्भ में सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस व्यवस्था में धन सबके मूल में नहीं है, बल्कि जात अहम होती है। हिंदू जात व्यवस्था में धार्मिक दृष्टि से ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय। मंदिरों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध, खानपान तथा मिलने जुलने में छुआछूत, शादी विवाह में भेदभाव, ब्राह्मणों के सम्मान, रीति रिवाज, तीज त्योहार आदि के मनाने पर रोक आदि के कारण दलितों की स्थिति जानवरों से भी बदतर रही है। यानी अगर आप जूठन में जो सांस्कृतिक चित्रण है उसकी बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मण लोग हैं उनके पास विशेषाधिकार थे और आज भी हैं, और वो लोग किस प्रकार से इन लोगों का शोषण करते हैं। दलितों का कोई उपनयन संस्कार नहीं होता था, जबकि सवर्णों के लिए उपनयन संस्कार होता था। जन्म से ही वह श्रेष्ठ माना जाता था। इस संदर्भ में हिंदुत्व का दर्शन में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारतीय इतिहास के ताने को धर्म न केवल हर स्थान पर ताना बाना बनकर आड़े आता है, बल्कि हिंदू मन के लिए वह ताना भी और भी बाना भी। संसार में मनुष्य की संस्कृति का निर्माण करता है, यानी संसार में मनुष्य ही संस्कृति का निर्माण करता है। असल में जीवन जीने का तरीका ही संस्कृति है। इस देश में कई संस्कृतियों ने जन्म लिया, लेकिन हिंदू संस्कृति में तो केवल हिंदू लोगों के लिए ही स्थान था, दलितों के लिए नहीं। कहने को दलित भी हिंदू ही थे, लेकिन वह अलग पूजा करते थे। दलितों के देवता हिंदुओं से अलग होते थे। ऐसे प्रसंग को जूठन में लेखक बताते हैं। अगर दोस्तों आप जूठन पढ़ेंगे तो उसमें लेखक ने बताया है कि उनके पूजा विधान और उनके देवी देवता भी अलग हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि कहने को तो बस्ती के सभी लोग हिंदू थे, लेकिन किसी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। जन्माष्टमी पर कृष्ण की नहीं, जहर पीर की पूजा होती थी या फोन पूजे जाते थे। वे भी अष्टमी के नहीं, नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में। इसी प्रकार दीपावली पर लक्ष्मी की नहीं, माई मर्दान के नाम पर सुअर का बच्चा चढ़ाया जाता था और फिर कढ़ाई की जाती थी, यानी हलवा पूरी का भोग लगाया जाता था। अतः कहा जा सकता है कि जूठन सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा नहीं, अपितु दलित समाज का भोगा सच है, जहाँ जात व्यवस्था की बहुत गहरी खाई है और वहाँ से आने वाली दर्दनाक चीखें हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो जूठन है वह मात्र ओम प्रकाश वाल्मीकि का सच नहीं है, वह पूरे दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इस पैरा में देखा कि जो जूठन में सांस्कृतिक आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, उनकी हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे शिक्षा के लिए संघर्ष। अब दोस्तों शिक्षा के लिए संघर्ष की बात करें कि लेखक को अब शिक्षा के लिए जो संघर्ष करने पड़े हम उनकी चर्चा करेंगे। कि आत्मकथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की चेतना के निर्माण का पहला चरण है चूहड़ा होने के कारण गांव में शिक्षा से वंचित करने की सवर्णों की हर संभव कोशिश।
यानी वो निचली जात से दलित संबंध से थे, तो उनकी शिक्षा का सबसे बड़ा कारण न पाना यही था। इसके विरुद्ध अनपढ़ पिता का प्रतिरोध एवं उससे जीवन की मिली दिशा। कई दिनों तक स्कूल में चक्कर काटने के बाद बालक ओम प्रकाश को दाखिला मिला। गांव त्यागी या तगांव के वर्चस्व वाला था। समाज में ही नहीं, गांव के प्राइमरी स्कूल व इंटर कॉलेज में भी त्यागियों का ही बोलबाला था। जहाँ तक कि गांव के इंटर कॉलेज का नाम उस समय त्यागी इंटर कॉलेज बरला था। ठीक है दोस्तों, दाखिला तो मिल गया, लेकिन इसके साथ ही भंगी बालक ओम प्रकाश की पढ़ाई छुड़ाने की कोशिश भी शुरू हो गई। लेखक अपने बचपन के यातनाप्रद अनुभवों को कुछ इस तरह याद करते हैं। त्यागियों के बच्चे चूहड़े का कहकर चिढ़ाते थे, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी, जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा तुकन मिजाजी बना दिया था। यानी लेखक के साथ दिक्कत ये थी कि उसके पिताजी ने, वाल्मीकि जी के पिताजी ने एक जैसे तैसे एडमिशन तो दिला दिया, उन्हें प्रवेश तो दिला दिया कॉलेज में, स्कूल में। लेकिन जो स्कूल के टीचर्स थे, अध्यापक थे और जो बच्चे थे, जो सवर्ण लोग थे, तो वो इनसे घृणा करते थे और इनसे छुआछूत का भी व्यवहार करते थे। तो इससे लेखक को चिढ़न होती थी और साथ ही में वो उसकी इनकी जाति का नाम लेकर उन्हें उलाहना देते थे। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बवेल हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने की सज़ा देते थे। यानी अब लेखक के साथ समस्या ये होती थी कि अगर उसे प्यास लगी है तो वो फिर नल के पास नल लगा हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं पी सकता। उसे जब तक कोई आएगा फिर वो दूर से ही उसे पानी पिलाएगा, तभी वो पानी पी सकेगा। और अगर वो पानी पी भी ले तो फिर उसे लड़के पीटते थे, और लड़कों के साथ साथ मास्टरों की भी सोच ऐसी थी कि वो भी उसे पीटते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं। मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनधिकार चेष्टा थी। क्या इसे ही कहते हैं स्वर्णिम विद्यार्थी जीवन? उस वक्त स्कूल जाना उनके लिए भी नया अनुभव था, लेकिन आनंदित या रोमांचित करने वाला नहीं, शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा से सहारा देने वाला। एक मिनट दोस्तों। स्कूल में सवर्ण अध्यापकों का व्यवहार वही था जो समाज में होता था। बात बात में गाली और मारपीट, छात्रों और अध्यापकों सभी का संबोधन अबे चूहड़े के। यानी दोस्तों एक बात और जो मैंने आपको अभी पहले बताई कि अगर उन्हें कोई बुलाता भी था स्कूल में तो फिर उनका यही संबोधन होता था, अबे चूहड़े के। यानी उनके जात सूचक शब्द से उन्हें बुलाया जाता था। कभी कभी कक्षा में उससे अजीब से सवाल पूछे जाते थे, जैसे सुअर की कितनी सांटें खाई हैं, एक पाव तो खा ही लेते होगे। जब अध्यापक ऐसे सवाल पूछ लेते तो लड़कों को यह कहने में क्या जाता है, अबे चूहड़े के सुअर खाता है। बालक ओम प्रकाश से हेड मास्टर कलीराम 3 दिन तक झाड़ू लगवाता, पिता द्वारा विरोध करने पर गाली देते हुए स्कूल से निकाल देता। इसी तरह सवाल पूछने पर एक अध्यापक ने लेखक की पीठ पर छड़ी से महाकाव्य रच देता। वह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेसे रेसे में अंकित है। यानी अगर कोई बात हो जाती थी, अगर बच्चों में किसी में झगड़ा हो गया तो मास्टर इन्हीं को पीटता था। वो जो स्वर्ण बच्चे हैं उनको नहीं कुछ कहता था, बल्कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं इन्हीं को ही पीट देता था। लेखक के अलावा अन्य कई दलित छात्र भी मास्टरों की मार का शिकार होते हैं। ऐसे में अगर किसी को आदर्श शिक्षक की बात करते समय ऐसे शिक्षक याद आएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो छात्रों के साथ जालिम गुंडे सा व्यवहार करते थे तथा जो माँ बहन की गालियाँ देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे। अध्यापक व छात्र ही नहीं, गांव के अन्य त्यागी भी नहीं चाहते कि एक भंगी का लड़का पढ़े। यानी उनकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा अध्यापक ही नहीं थे, अध्यापक, छात्र और जो गांव के लोग थे वो भी थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जो जूठन है उसके कई पहलुओं पर चर्चा की। अब हम देखते हैं इसकी भाषा शैली। अगर भाषा शैली पर प्रश्न आए तो हम वह पूरा प्रश्न कैसे करेंगे
और अगर दोस्तों आप कोई भी प्रश्न आए उसमें आप अंत में भाषा शैली का भी पुट रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए भाषा शैली के दलित साहित्य की संवेदना को उद्घाटित करने वाली भाषा का निर्माण अनुभवों की आंच से हुआ है। इसीलिए इनकी भाषा में एक ऐसी आग दिखाई देती है जो सबको जलाकर राख कर देने की शक्ति रखती है। इनका उद्देश्य भी है ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर देना जिसने एक वर्ग को सदैव शोषित बनाए रखा, वह भी बिना किसी सोच या झिझक के। सत्य शोधक समाज की नींव रखने वाले ज्योतिबा फुले ने कहा था, गुलामी की यातना को जो सहता है वही जानता है, और जो जानता है वही पूरा सच जान सकता है। सचमुच राख ही जानती है जलने का अनुभव, और कोई नहीं। यानी जो ज्योतिबा फुले हैं वह कहते हैं कि गुलामी की यातना को जो सहता है वही जानता है, और जो जानता है वही पूरा सच कह सकता है। सचमुच राख ही जानती है जलने का अनुभव, और कोई नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा की भाषा अपने समाज के लोगों के बीच से उपजी है, सत्य अनुभवों की जमीन पर टिकी है, इसीलिए अधिक व्यंग्यात्मक, कठोर और अशिष्टता की हद तक क्रूर होकर उभरी है। यथा, अबे चूहड़े के आजा, दो अक्षर क्या पढ़ लिए, सोहरे का दिमाग चढ़ गया है, अबे औकात मत भूल। यानी ये उनकी भाषा है, उसका आप वो देख सकते हैं। दलित साहित्यकार अपनी भाषा का चुनाव परंपरागत शब्दों या काव्य शिल्प के द्वारा नहीं करता, बल्कि नए प्रतीकों का चुनाव करता है। यही कारण है कि अनेक बार इनकी भाषा में अश्लीलता का आरोप भी लगता है, परंतु सत्य यह है कि इस साहित्य की भाषा को शीतल शीतल अश्लीलता के दायरे से बाहर रखकर देखना होगा। अश्लील या अश्लीलता के दायरे से बाहर रखकर देखना होगा। यहाँ उद्देश्य चीज़ों को पूजने या ढकने छिपाने का न होकर उसे राई रेशे से उधेड़ कर देखने का है। बहिष्कृतों अछूतों की वेदना, उनमें संतरास, उनके अपमान को व्यक्त करती यह भाषा देखने में ऊबड़ खाबड़ लग सकती है, पर इसमें अत्यंत मारक क्षमता विद्यमान है। हेड मास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी अंगुलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। यानी अगर उनकी भाषा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन में देखें तो उसका एक शीर्षक है कि हेड मास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा के बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका, चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो डॉट डॉट। यथार्थवाद से उपजी और विद्रोह के तेवर से युक्त विचार प्रधान भाषा जूठन की निजी विशेषता भी मानी जा सकती है। तो ये हमने भाषा शैली की भी बात की। अब हम आगे देखेंगे अंत में निष्कर्ष। अब हम दोस्तों निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष देखिए कि यह रचना पूरे समाज की पीड़ा का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह दलित चेतना के विकास की कहानी कहने के साथ साथ उसे आगे भी बढ़ाती है। विचार प्रधान शैली में समाज के प्रत्येक अंग का महत्व दर्शाते हुए उन्होंने गैर दलित समाज के समक्ष अनेक प्रश्न रखे हैं। यह प्रश्न है कि लेखक ने आत्मकथा में अपने विवेक से, अपनी दृष्टि से अपने जीवन का वर्णन किया है तथा शेष समाज के बारे में अपनी दो टूक राय भी व्यक्त की है। दलित जीवन की त्रासदी के मूल में छिपे जातिगत और आर्थिक कारणों को उन्होंने बेबाकी से प्रस्तुत किया है। पूरी रचना में उनकी छटपटाहट और बेचैनी अपने समाज को बेहतर बनाने को लेकर है। इस निर्माण की प्रक्रिया में बहुत कुछ छूटता और टूटता भी गया है, पर रचनाकार का यह विश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता दिखाई देता है कि भले ही उसका नीचा माना जाए, उसे नीचा माना जाए, परंतु वो अभिव्यक्ति के समस्त खतरे उठाकर भी अनुचित का विरोध करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे विश्वास और श्रम तथा कर्म की शक्ति के महत्व की स्थापना की दृष्टि से इस रचना का विशेष महत्व है। ठीक है दोस्तों, अंत में हमारा निष्कर्ष है, चूँकि लेखक की दृष्टि में मौलिकता है, अतः आत्मकथा सभी पाठकों के लिए पठनीयता का आनंद प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों अंत में हमारा निष्कर्ष भी हो गया। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्ति। ये दोस्तों जूठन से वो पंक्ति हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपने आंसर में अगर हो सके तो आप सेट कर देना, और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और साथ ही इन पंक्तियों को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इनसे व्याख्या खंड भी आ सकता है।
अगर आपको पता हो तो आप प्रश्न में इससे व्याख्या भी आ सकती है और प्रश्न भी आ सकता है, तो आप व्याख्या वाले भाग भी देख सकते हैं। कि पहला है, पहली पंक्ति है, इसे आप देखना कि बर्दाश्त कर लेने का इतना हौसला था कि आज मैं सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि कितना कुछ छीन लिया है मुझसे इस बर्दाश्त कर लेने की आदत ने। सदियों से चली आ रही इस प्रथा के पास में जाति अहम की पराकाष्ठा है। समाज में जो गहरी खाई है उसे प्रथा का गहरा बनाती है। एक साजिश है हीनता के भंवर में फंसा देने की। यानी जो सदियों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसी की बात करते हुए वो कहते हैं कि सदियों से जो प्रथा चली आ रही है, जो जाति अहम की पराकाष्ठा है, समाज में जो गहरी खाई है उससे प्रथा और गहरा बनाती है। एक साजिश है हीनता के भंवर में फंसा देने की। और नेक्स्ट पंक्ति देखिए कि भारतीय समाज में जात एक महत्वपूर्ण घटक है। जात पैदा होते ही व्यक्ति की नियति तय कर देती है। पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता, यदि होता तो मैं भंगी के घर पैदा क्यों होता। दोस्तों इस पंक्तियों में देखिए आप वो जो प्रथा को, जो प्रथाएं हैं, जो वर्ण व्यवस्था है उसका समर्थन करते हैं। वो उन लोगों से प्रश्न करते हैं कि भारतीय समाज में जात एक महत्वपूर्ण घटक है। जात पैदा होते ही व्यक्ति की नियति तय कर देती है। पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता, यदि होता तो मैं भंगी के घर पैदा क्यों होता। जो स्वयं को इस देश की महान सांस्कृतिक धरोहर के तथाकथित आलमदार कहते हैं, क्या वे अपनी मर्जी से उन घरों में पैदा हुए हैं। हाँ, इसे जस्टिफाई करने के लिए अनेक धर्मशास्त्रों का सहारा वे जरूर लेते हैं। वे धर्मशास्त्र जो समता स्वतंत्रता की हिमायत नहीं करते बल्कि सामंती प्रवृत्तियों को स्थापित करते हैं। यानी वो कहते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है, अगर मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ। मनुष्य का ये अधिकार तो नहीं है कि वो इस जाति में पैदा हो जाए, उस जाति में पैदा हो जाए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं यह ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो वो उसकी भी बात कहते हैं कि अगर मैं इन लोगों से पूछूं तो ये लोग जस्टिफाई तो कर देंगे, लेकिन वह तर्क संगत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैरा है हमारा कि तरह तरह के मिथक रचे गए वीरता के आदर्शों के कुल मिलाकर क्या परिणाम निकले। पराजित, निराशा, निर्धनता, अज्ञानता, संकीर्णता, कूपमंडूकता, धार्मिक जड़ता, पुरोहितवाद के चंगुल में फंसा, कर्मकांड में उलझा समाज जो टुकड़ों में बंटकर कभी यूनानियों से हारा, कभी शकों से, कभी हूणों से, कभी अफगानों से, कभी मुगलों से, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से हारा, फिर भी अपनी वीरता और महानता के नाम पर कमजोर और असहायों को पीटते रहे, घर जलाते रहे, औरतों को अपमानित कर उनकी इज्जत से खेलते रहे। आत्मशलाघा में डूबकर सच्चाई से मुंह मोड़ लेना, इतिहास से सबक न लेना आखिर किस राष्ट्र के निर्माण की कल्पना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो कहते हैं कि किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा। यानी जब वो साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य की बात करते हुए वो कहते हैं कि जितने भी महाकवि हुए उन्होंने स्वर्ण जातियों पर देवी देवताओं पर, जो उच्च कुल के हैं उन्हीं पात्रों को लिया, उन पर ही अपना जो साहित्य है वो रचा। लेकिन किसी महाकाव्य को हम पर नज़र, हमारी पर नज़र क्यों नहीं पड़ी, उसने हमारे बारे में क्यों नहीं कुछ लिखा। नेक्स्ट देखिए कि साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है, हमारे लिए बरसात के दिन किसी नार के जीवन से कम न थे। हमने इसे साकार रूप में जीते जी भोगा है। ग्राम्य जीवन की यह दारुण व्यथा हिंदी के महाकवियों को छू भी नहीं सकी। कितनी बीभत्स सच्चाई है यह। भारतीय समाज की क्रूर व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता को नकार रही थी। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर जन्मनामहार थे, भले ही उनकी बुद्धता आकाश जितनी ऊंचाई पा जाए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने जूठन है उसके सभी पहलुओं की चर्चा की। उम्मीद है एक बार आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, और पूरा देखने के साथ साथ दोस्तों अगर ये वीडियो लेक्चर आपको मददगार साबित हो तो कृपया इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।